उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनके साथ उनकी पुत्रवधू अनुकृति गोसाई ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। लंबे समय से कांग्रेस में जाने को लेकर हरक सिंह रावत की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन ये माना जा रहा था कि हरीश रावत हरक सिंह रावत से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2016 में हरक सिंह रावत ने हरीश रावत की सरकार को गिरा दिया था, तो कहीं ना कहीं हरीश रावत हरक सिंह रावत से बड़े नाराज चल रहे थे। हालांकि इन सभी कयासों और अटकलों पर आज विराम तो लगा है और हरीश रावत ने ही दोनों को सदस्यता दिलाई है। बताते चले कि कुछ दिन पहले बीजेपी ने हरक सिंह रावत को मंत्री पद से भी निष्कासित और बर्खास्त कर दिया था और साथ ही पार्टी से भी 6 साल तक के लिए निष्कासित कर दिया गया था। उसके बाद हरक सिंह रावत की कांग्रेस में जाने को चर्चाएं जो थी वो तेज हो गई थी और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद हरक सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत को लेकर अब उन दोनों के बीच में कोई भी मनमुटाव या फिर किसी भी तरह की नाराजगी नहीं है। तो अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि आखिरकार हरक सिंह रावत है कौन, उनका सियासी सफर क्या रहा। बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे हरक सिंह रावत। 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे हरक सिंह रावत। तो आखिरकार हरक सिंह रावत की शख्सियत क्या है? कोटद्वार सीट से विधायक हैं हरक सिंह रावत। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार शख्सियत क्या है हरक सिंह रावत की, क्या उनका राजनीतिक सफर रहा। 1991 में पौड़ी विधानसभा से पहली बार उन्होंने जीत हासिल की। बसपा में भी शामिल हुए थे हरक सिंह रावत। तो बीएसपी भी ज्वाइन की थी एक समय पर हरक सिंह रावत ने। तो हरक सिंह रावत आखिरकार कौन है, क्या शख्सियत है और उनका सियासी सफर क्या है, वो भी आपको बता देते हैं। 80 के दशक में छात्र राजनीति में हरक सिंह रावत ने कदम रखा। बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं हरक सिंह रावत। तो आखिरकार हरक सिंह रावत है कौन, क्या कुछ उनका राजनीतिक सफर रहा, वो हम आपको बता रही हैं। 80 के दशक में छात्र राजनीति में हरक सिंह रावत ने अपना कदम रखा। बीजेपी में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था 1984 में। उसके बाद 1991 में पौड़ी सीट से जीतकर विधायक भी बने थे हरक सिंह रावत। हरक सिंह यूपी की कल्याण सिंह की सरकार में भी मंत्री बने थे। तो हरक सिंह रावत का सियासी सफर किस तरह का रहा अब तक, वो हम आपको बता रहे हैं। 1993 में हरक सिंह रावत पौड़ी सीट से भी विधायक बनाए गए। 1996 में उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर अपनी अलग पार्टी उन्होंने गठित की। हरक सिंह रावत ने अलग पार्टी गठन के बाद बसपा ज्वाइन की थी, यानी बीएसपी का दामन उन्होंने थामा था। कुछ ही दिन बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे हरक सिंह रावत, यानी बीएसपी। उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से लेकर विधायक दल के नेता भी रह चुके हैं, यानी काफी मजबूत उनकी छवि रही है। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर रुद्रप्रयाग से उन्होंने जो चुनावी मैदान में उतरे। उसके बाद मार्च 2016 में हरक सिंह रावत ने अपनी ही पार्टी से बगावत की। 2017 में चुनाव से पहले वह बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो कोटद्वार सीट से चुनाव जीतकर विधायक और मंत्री भी हरक सिंह रावत बने। तो क्या कुछ उनका सियासी सफर रहा, क्या उनकी शख्सियत थी, वो हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताया। और खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। बताते चले कि 14 फरवरी को मतदान होना है। वैसे में आज से नामांकन प्रक्रिया की भी शुरुआत हो चुकी है, जो कि 28 जनवरी तक चलेगी। वहीं इस बार नामांकन प्रक्रिया के दौरान रैलियों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं देहरादून, हल्द्वानी, चमोली की। प्रत्याशी के साथ 2 व्यक्तियों को ही नामांकन हॉल में या फिर कक्ष में जाने की अनुमति दी गई है। और अगर कोई भी प्रत्याशी या फिर उम्मीदवार कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन नहीं करता है तो उस पर सख्त और कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। 3 तस्वीरें देहरादून, हरिद्वार और चमोली की दिखा रहे हैं, जहां पर हरिद्वार में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में नामांकन शुरू कर दिया गया है। अपने नामांकन पत्र जो फॉर्म है वो लेकर जा रहे हैं, जिनको नामांकन पत्र दाखिल करना है। और अब तक 5 लोग यहाँ से लेकर जा चुके हैं और इसके लिए 11 से 3 जो समय है वो निर्धारित किया गया है, जिसमें आज 21 तारीख को, फिर 22-23 अवकाश है, फिर 24 और 25 को लिया जाएगा, फिर 26 को अवकाश है, फिर 27 और 28 इसमें 3 बजे तक लास्ट टाइम है नाम निर्देशन पत्र यहाँ पर जमा किए जाने हेतु। ये आज से नॉमिनेशन प्रक्रिया हमने शुरू हो गई है। तो हमारे यहाँ पर इस पे जो तीनों जो हमारी विधानसभा है, थराली अलग है, एक सीओ वहाँ लगा रखे हमने,
और कर्णप्रयाग विधानसभा में 1 सीओ है, 2 सीओ हैं, इंस्पेक्टर 2 हैं, एसओ 1 हैं, एसआई 8 हैं और लगभग 30 कांस्टेबल हमारे लगे हैं, जो कि इस व्यवस्था को, इस नामांकन प्रक्रिया को संपूर्ण कराने में। इसके साथ साथ हमारी एलआईयू भी लगी पड़ी है, एलआईयू लगा दिया हमने, ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए हमने टीआई लगा रखे हैं और हर विधानसभा में हर एंट्रेंस डोर पर डीएफएमडी के थ्रू और चेकिंग फिस्किंग के लिए अलग से एलआईयू हमारी लगी हुई है। विधानसभा चुनाव को लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं। अभी हम देहरादून के कचहरी परिसर में हैं और आप यहाँ पर देखेंगे कि नामांकन प्रक्रिया की जिस प्रकार से आज से शुरुआत हो चुकी है, तमाम जो डेस्क हैं वो बना दिए गए हैं। अगर देहरादून की बात की जाए तो 5 विधानसभाओं के लिए जो है अलग अलग डेस्क जो है वो बना दिए गए हैं। धर्मपुर विधानसभा हो, चाहे रायपुर विधानसभा हो, राजपुर विधानसभा हो या कैंट या मसूरी विधानसभा, तमाम विधानसभाओं के लिए जो है अलग अलग डेस्क जो है वो बना दिया गया है। लेकिन इस बार नामांकन प्रक्रिया में है जो है जिस प्रकार से कोविड प्रोटोकॉल का जो है वो विशेष ध्यान जो है वो रखा गया है। इस बार जिस प्रकार से नामांकन करते समय जिस प्रकार से प्रत्याशी पूरी रैली और शक्ति प्रदर्शन करते हुए जो है नामांकन करने जिस प्रकार से आते थे, इस बार जो है उस तरीके से जो है यहाँ पर जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर नहीं दिखेंगे। प्रत्याशी के साथ सिर्फ 2 लोगों को जो है वो इजाज़त दी गई है और वही नामांकन हॉल में जो है सिर्फ 3 लोगों को ही इजाज़त दी गई। और सुरक्षा की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम जो है अलर्ट जो है वो किया गया है। पुलिस प्रशासन पूरी चाक चौबंद व्यवस्था जो है पुलिस प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर की गई। आप देखेंगे कि चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस फोर्स जो है वो लगाई गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था में जो है किसी भी प्रकार की ढील ना हो। तमाम जो व्यवस्था है नामांकन प्रक्रिया की जो है वो आज से शुरू हो चुकी है। हालांकि आज जो है किसी भी प्रत्याशी ने जो है वो नामांकन नहीं किया है, लेकिन अब जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो चुकी है। कई ने जो है वो फॉर्म भरना जो है वो शुरू कर दिया है। लेकिन अब जिस प्रकार से जो प्रक्रिया है ये 28 जनवरी तक जो है ये प्रक्रिया चलेगी और देखना होगा कि कितने नामांकन जो है आज भरे जाते हैं, उसके बाद जो है कितने नामांकन प्रक्रिया जो है वो चलती है। अपने सहयोगी संदीप नेगी के साथ मोपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10, देहरादून। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने घोषणा पत्र को लेकर मांगे गए अपने सुझावों को इकट्ठा कर लिया है। बीजेपी ने प्रदेश भर में आम जनता से सुझाव मांगे थे। सुझाव पेटियां आज सभी जिलों से देहरादून प्रदेश कार्यालय पहुंची हैं, जहां पर पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने इन्हें इकट्ठा कर लिया है। निशंक ने इस दौरान ये कहा कि हजारों सुझाव मिले हैं जिसे कमेटी को सौंप दिया गया है। हमारे बीच में कुछ तो बीजेपी ने सुझाव पेटियों को इकट्ठा किया और कमेटी को ये जो सुझाव पेटियां हैं वो भेज दी गई हैं। बीजेपी ने आम जनता से सुझाव मांगे थे, जिनके सुझाव मिलने के बाद ये जो पेटियां हैं वो प्रदेश कार्यालय पहुंचाई गई। और वहीं बीजेपी में प्रत्याशियों और उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के साथ ही साथ चुनावी संग्राम भी तेज हो चुका है। दरअसल कुमाऊं में वोटरों को साधने और बीजेपी को बढ़त दिलाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चितई मंदिर से चुनावी बिगुल की शुरुआत कर दी है। चितई मंदिर पहुंचे सीएम धामी ने गोलू दरबार में माथा टेका और पूजा अर्चना भी की। इसी दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चितई गोलू देवता मंदिर में उन्होंने विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा और संपन्न कराने की प्रार्थना भी की है। वहीं पहली लिस्ट में, पहली सूची में 10 विधायकों के नाम कटने पर बगावत के सवाल पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी में कोई बगावत नहीं हुई है। सभी बीजेपी पदाधिकारी कार्यकर्ता एकजुट होकर बीजेपी को जीत दिलाएंगे। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आगे ये भी कहा कि जिन भी विधायकों का टिकट काटा गया है वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और पार्टी को जीत दिलाने में अपना योगदान देंगे। जो लोकतंत्र का महापर्व है, चूँकि इस समय में महामारी भी है, लोकतंत्र का पर्व भी है, गोलू देवता हम सब पर कृपा करें और ये निर्विघ्न रूप से सारी प्रक्रिया संपन्न हो और पूरे प्रदेश में सभी लोग सुख समृद्धि से रहें। मैंने यही भगवान से प्रार्थना की है। और वहीं मंदिर में माथा टेकने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी किया। बताते चले कि निरीक्षण के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को अस्तित्व में लाने और मान्यता दिलाने के लिए भारत सरकार से लगातार बातचीत की जा रही है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को जल्द ही शुरू भी कर लिया जाएगा। सीएम धामी ने आगे ये भी कहा कि ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते प्रभाव और मामलों को देखते हुए मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण और कार्यों की समीक्षा भी की है। सीएम धामी ने ये कहा कि कोरोना महामारी के बढ़ने के बाद व्यवस्थाओं को ठीक और दुरुस्त किया गया है।
उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी चूँकि ओमिक्रॉन का प्रभाव बढ़ रहा है, उसको देखते हुए सभी जगह हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। आज यहाँ भी मैंने देखा है, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा है कि आगे अगर किसी प्रकार की ज़रूरत होती है, कोई प्रभाव ज़्यादा बढ़ता है, महामारी का ज़्यादा प्रकोप होता है, तो हर तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं हों, किसी को कोई परेशानी न हो, इमरजेंसी के लिए हर तरह की चीज़ें तैयार हों। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। और चलिए ब्रेक के बाद रुक करते हैं आगे की खबरों का। कर्नल अजय कोठियाल का डिजिटल नव परिवर्तन संवाद लगातार जारी है। कर्नल अजय कोठियाल ने पहली बार मतदान करने जा रहे मतदाताओं से संपर्क साधा और इसी दौरान कर्नल अजय कोठियाल ने ये कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में जन्मे युवा इस बार पहली बार मतदान करेंगे। अपना पहला वोट उत्तराखंड के नाम समर्पित करें, अपने पहले वोट को शहीदों को समर्पित करें, इस वोट को अच्छे स्कूल बनाने को समर्पित करें, इस वोट को महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित किया जाए, इस वोट को अच्छे अस्पताल बनाने के लिए समर्पित करें। आप तय कीजिए कि इस बार आप अपना पहला वोट उत्तराखंड को नवनिर्मित करने के लिए देंगे। 14 फरवरी को होने वाले चुनाव में आपने जरूर जाकर के अपना वोट देना है और झाड़ू का बटन दबा करके आम आदमी पार्टी को इस बार सरकार लाने का मौका देना है। उत्तराखंड का नवनिर्माण अपने आप आपके दिए हुए वोट से शुरू हो जाएगा। इस वोट को उत्तराखंड के शहीदों को समर्पित करें, इस वोट को उत्तराखंड के युवाओं को समर्पित करें जो कि भविष्य में अच्छा कर पाएँ। इस वोट को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित करें, इस वोट को उन स्कूलों को अच्छा बनाने के लिए समर्पित करें जहाँ से कि युवा IIT, इंजीनियरिंग, आर्मी इनमें ऊंचे ओहदों पर जा सकें। इस वोट को उन अस्पतालों को लिए समर्पित करें जहाँ पे कि स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत ही अच्छी हों। इस वोट को उन खेत खलिहानों के लिए समर्पित करें जहाँ पे कि आज हमारे हिमालय में देखते हैं पूरा उजाड़ हो गया है। इस वोट को हमारे देश के लिए, उत्तराखंड की जो जिम्मेवारी है देश की तरफ, उसके नेटवर्क 10 के संवाददाता अमित बेलवाल ने रामनगर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और उम्मीदवार शिशुपाल सिंह रावत से खास बातचीत की, जिसमें शिशुपाल रावत ने ये बताया कि उत्तराखंड की जनता ने ये साफ तौर पर अपना मन बना लिया है कि वे इस बार परिवर्तन चाह रही हैं, क्योंकि वे दोनों सरकारों पर भरोसा कर चुके हैं, चाहे वे कांग्रेस हो या फिर भाजपा। दोनों ही सरकारों ने आम आदमी के साथ छल कपट किया है, धोखा दिया है। इस बार जनता आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। नमस्कार, नेटवर्क 10 पहुंच चुका है आम आदमी पार्टी के शिशुपाल सिंह रावत जी के पास। शिशुपाल जी, नेटवर्क 10 में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और सबको सादर नमस्कार। जितने भी आपके नेटवर्क 10 के दर्शक हैं उनका प्रणाम करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। शिशुपाल जी, आप जैसा विधानसभा चुनाव चल रहा है, इसमें आप मैदान में उतर चुके हैं, तो यहाँ पे देखना यह है कि दो बड़े पार्टी मैदान में उतरी, आप किस तरह से उनको टक्कर देंगी, तो बताएं। देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली में 2013, 2015, 2020 में आम आदमी ने मिलकर के बिना नेता के, बिना पैसे के, बिना दारू के एक आम आदमी को जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, इसी प्रकार से मुझे भी उम्मीद है कि जो रामनगर की देवतुल्य जनता है, इस बार सारे समाज, सारे वर्ग मिलकर के आम आदमी को जिताने का काम करेंगे। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जहां ये बड़ी पार्टियां जो पैसा शराब चुनाव में बहाएगी, अभी तक टिकट फाइनल नहीं करे हैं, लेकिन इनका जो हो हल्ला था वो चलेगा। लेकिन इस बार आम आदमी ने ठान रखी कि जो पिछले 21 सालों से अव्यवस्था इस प्रदेश में लाने का काम किया, न गैरसैंण राजधानी बनाई, न पर संपत्तियों का बंटवारा किया, और न ही जो है कि जो मूल निवास बनता है उस पर न कभी संसद में बात उठाई, न वन ग्रामों की बात उठाई, न नजूल भूमि की बात उठाई। एक आम आदमी पार्टी को जो है कि लोग केजरीवाल को काम करने वाला व्यक्ति मानते हैं और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि इस बार लोग जागरूक हैं। रामनगर से नहीं बल्कि उत्तराखंड से कम 40 लाख लोग दिल्ली में रहते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं आवाज़ है कि दिल्ली में अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, बिजली पानी मुफ्त में मिलना, सब्सिडी पे मिलना, और उसके साथ साथ महिलाओं के लिए बस में सफ़र फ्री, तीर्थ यात्रा, तमाम यानी जन कल्याणकारी योजना अगर हिंदुस्तान में उठाई है तो किसी पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने उठाई है। आप किस तरह से देखते हैं कि कितनी सीटें उत्तराखंड में आम पार्टी लेकर आएगी?
देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमने पिछले 1.5 साल से काम किया, कोरोना काल में हम लोगों के घर गए, ऑक्सीजन नापने से लेकर थर्मामीटर लेके थर्मल स्कैनर से उनका टेम्परेचर का जांच करना, दवाइयों का वितरण करना, उसके साथ ही बिजली गारंटी कार्ड, रोज़गार गारंटी कार्ड, उसके बाद जो है कि महिला गारंटी कार्ड, जिसमें महिलाओं को प्रति माह 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपये मिलने का काम होगा। ये हर विधानसभा में हमारा कार्यकर्ता गया है। और अभी भी आजकल हमारा जो वर्चुअल रैली चल रही है, नव परिवर्तन जो हमारी यात्रा चल रही है, उसमें 40 लाख लोगों ने उत्तराखंड में दर्शक बनने का काम किया। तो निश्चित रूप से अगर हमें लोग जो है 25 लाख लोग भी वोट देते तो आम आदमी की सरकार मिल रही पूर्ण बहुमत से, और जो है कि उत्तराखंड में बदलाव होगा इस पर। अभी हमारे साथ थे शिशुपाल रावत जी, जिनने दावा किया है कि उत्तराखंड में आपकी सरकार आएगी। अब ये और वहीं पर निजी टीवी चैनल पर प्रसारित और टेलीकास्ट होने वाली सीरियल हप्पू की उल्टन पलटन और भाभी जी घर पर है धारावाहिक पर कमिश्नर की भूमिका निभाने वाले किशोर घनसाली इन दिनों ऋषिकेश आए हुए हैं। वे बीजेपी से ऋषिकेश के उम्मीदवार और प्रत्याशी प्रेमचंद अग्रवाल के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। बताते चले कि नेटवर्क 10 न्यूज चैनल से खास बातचीत करते हुए किशोर घनसाली ने बताया कि तीर्थ नगरी ऋषिकेश में आकर उनको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। वे प्रेमचंद अग्रवाल के पक्ष में सभी से अनुरोध और अपील कर रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और प्रचंड बहुमत के साथ उन्हें जिताए। जो राम को लाएगा हम उन्हीं को लाएंगे और तीर्थ नगरी में फिर से एक बार भगवान लहराएंगे। तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार आप यहाँ पर? आप देख रहे हैं बीजेपी। मैं तन मन धन से शुरू से मैं बीजेपी में हूँ। जब बीजेपी का जन्म हुआ था 80 में, तब से लेकर मैं बच्चा था उस वक्त देवानंद साहब भी बीजेपी में थे, तब से लेकर आज तक मैं बीजेपी के साथ हूँ और मरते दम तक मैं बीजेपी के साथ हूँ। यहाँ ऋषिकेश से चौथी बार विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी को टिकट दिया है, क्या कहना है इस बारे में? बहुत बढ़िया है, बहुत नेक इंसान है, बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती है। हमें जैसा नेता चाहिए, काम करने वाला, दुखों को समझने वाला, हम में से ही एक होना चाहिए, वो है हमारे प्रेमचंद जी। सभी हमारे देशवासियों को, हमारे ऋषिकेश वासियों को ये अनुरोध है, ये प्रार्थना है, ये विनती है कि पुनः बीजेपी को बहुमत वोटों से जिताएं। और वहीं पिथौरागढ़ जिले में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण ने विकराल रूप ले लिया है। बताते चले कि जिले में बीती रात एक महिला की कोरोना संक्रमण से मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव भी फूल गए हैं। तीसरी लहर में जिले में ये पहली मौत है। जिले में बीते 24 घंटे में नए कोरोना मरीजों ने 100 का आंकड़ा भी पार कर लिया है। बताते चले कि जिले में फिलहाल एक्टिव मामलों का जो आंकड़ा है वो 463 है, जिनमें से 15 से ज्यादा मरीज जिला अस्पताल में अभी भर्ती हैं और अपना इलाज ले रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का यह भी कहना है कि जिले में स्थिति नियंत्रण में है। कि हमारे ज़िले में जो है प्रथम डोज जो है 100% से ऊपर चली गई है और सेकेंड डोज हमारे यहाँ पे 89% हो चुकी है। और हमारे पास अभी एक्टिव केस जो है 463 केस है ज़िले में, और जिसमें से हमारे होम आइसोलेशन में 322 केसेस हैं और सभी की भली भांति पूर्णतया हमारे कंट्रोल रूम से निगरानी की जा रही है, उनकी देखभाल की जा रही है और उनके बारे में पूरी जानकारी ली जा रही है। और वहीं बाजपुर के एसडीएम कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष प्रताप सिंह और किसान नेता विजेंद्र डोगरा ने किसानों के धान को ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। बताते चले कि इस दौरान किसानों ने जल्द मांग पूरी ना होने पर जल्द बैठक कर आगे की रणनीति बनाने की बात भी कही है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष प्रताप सिंह ने कहा कि काफी लंबे समय के बाद भी किसानों का धान ऑनलाइन नहीं हो पाया है और यही वजह है, यही कारण है कि किसानों को धान की फसल का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही किसानों की मांग को पूरा नहीं किया गया तो किसान अनाज मंडी में जल्द ही बैठक कर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। तो मैं यही कह दूं कि ज़्यादा किसानों को ना लाके आचार संहिता का पालन किया गया किसानों के द्वारा भी। कोरोना काल भी था, हम 2 ही लोग आए किसान यूनियन से। तो दूसरी बात ये रही है कि जो 35,000 धान किसानों का पोर्टल पे चढ़ने से छूट गया है, उसकी हमने लिस्ट भी
बनवा ली है जो 35,000 चढ़ना है धान, और 1,48,000 कुंटल पे पोर्टल क्लोज हो गया है, जो कि पिछले साल 2.25 लाख कुंटल पे बंद हुआ था। और ये समय से पहले बंद होने से जो किसान छूट गए हैं उनकी दयनीय स्थिति बन गई है। एक तो धान पोर्टल पे अभी तक चढ़ा नहीं है, और कुछ लोगों का धान चढ़ा हुआ भी है लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर में कहीं दिक्कत आ रही है, उनकी पेमेंट भी नहीं हो रही। भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारीगण हैं, इनके द्वारा एक RFC साहब को संबोधित ज्ञापन दिया गया है, जिसमें इनका कहना है कि जो इनके धान आपदा के पश्चात धान की तौल हुई थी उसको ऑनलाइन अभी परचेजिंग नहीं हुई है, तो इनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है सूची के साथ कि उसको ऑनलाइन परचेजिंग की जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो यह ज्ञापन जो है चूँकि RFC साहब को संबोधित है, इसको मैं आज ही इसको ज्ञापन को भेज दूँगा सर। और वहीं चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराने को लेकर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर अलर्ट मोड पर है। बताते चले कि जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने आबकारी विभाग का निरीक्षण किया। यहां पर खामियां और कमियां पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई गई। जिलाधिकारी युगल किशोर पंत अचानक ही आबकारी विभाग पहुंचे, जहां पर आबकारी विभाग के कंट्रोल रूम में 40 कैमरे काफी समय से बंद पाए गए, तो जिलाधिकारी ने आबकारी अधिकारी की जमकर फटकार लगाई और क्लास भी ली। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही वे किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने 4 स्क्रीन LED लगाने के भी आदेश दिए हैं। आज इलेक्शन के मद्देनज़र आबकारी का कंट्रोल रूम देखा है, और जितनी भी हमारी कंट्री लिकर की दुकानें हैं या फॉरेन लिकर की दुकानें हैं, बार हैं और या FL2s हैं, इनमें कैमरे लगे हुए हैं। कुछ कैमरे कंट्रोल रूम में दिख नहीं पा रहे हैं, शायद इनका नेट का इशू है, कुछ अन्य चीज़ें हैं। तो इनको निर्देशित किया है कि सारे जितने भी हमारे आउटलेट्स हैं सबकी वीडियो यहाँ पे दिखनी चाहिए, और जहाँ की वीडियो दिख नहीं रही है उनका तब तक की निकासी बंद रहेगी। और इसके साथ साथ क्योंकि इलेक्शन में लिकर के व्यवस्थापन पर सबकी नज़र रहती है, इवन जितनी भी हमारी मॉनिटरिंग टीम्स हैं, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम्स हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, तो इनको निर्देशित किया है भी कि कहीं से भी लिकर का इस्तेमाल निर्वाचन को प्रभावित करने के लिए नहीं होना चाहिए। और वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। लगातार उत्तराखंड की सीमाओं पर वाहनों की सघन तौर पर चेकिंग भी की जा रही है। वहीं चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर देर रात हरिद्वार SSP डॉक्टर योगेंद्र रावत पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। उन्होंने इस दौरान ये कहा कि चुनाव को प्रभावित करने वाली सामग्री उत्तराखंड में प्रवेश न करे, और इसी के लिए उत्तराखंड की सीमाओं पर चौकसी बढ़ाई गई है। वहीं दिन रात बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की भी कड़ी जांच की जा रही है, जिसके लिए भारी पुलिस बल तैनात है। जैसा कि आपको पता है, चुनाव बिल्कुल अब सिर पे ही आ गया है और नामांकन भी अब शुरू होने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं। ऐसे में चुनाव में किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधियां ना हो जो कि अवांछित हैं, इसमें किसी प्रकार के पैसे का या शराब का या इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं जो कि मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हैं, उनको रोका जाना बहुत आवश्यक होता है। और इसी दृष्टिकोण से यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर बॉर्डर पर चेकिंग हो रही है पुलिस की। और चलिए फिलहाल इसी के साथ खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।